हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक का 13 चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बहुत से राजनीतिक उम्मीदवार चुनाव हार जाते हैं क्योंकि वे अपने मतदाताओं के नजरियों से खुद को देखने में असफल होते हैं। राष्ट्रीय पद के लिए एक राजनीतिक उम्मीदवार जो किसी भी तरह अपने प्रतिद्वंदी से दूसरी किसी बात में पीछे नहीं था, केवल एक कारण से बुरी तरह हार गया। उसने ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया था जो उसके थोड़े से मतदाताओं की समझ में ही आ पाई। दूसरी ओर उसके विरोधी ने मतदाताओं की रुचियों का पूरा ध्यान रखा। जब वो किसानों के से बात करता था तो उनकी भाषा बोलता था, जब वो फैक्ट्री के मजदूरों से बात करता था तो वो उनकी भाषा में बात करता था, और जब टीवी पर बोलने की बारी आई तो उसने जिस मतदाता को संबोधित करते हुए अपना भाषण दिया वो आम मतदाता था, ना कि किसी कॉलेज का प्रोफेसर। खुद से यह पूछे, अगर मैं सामने वाले की जगह पर होता तो मैं इसके बारे में क्या सोचता। इस प्रश्न की मदद से आप ज्यादा सफल नीति बना सकते हैं। किसी को प्रभावित करने के लिए उसके नजरिए से सोचने का विचार हर व्यक्ति में सफल होता है। कुछ साल पहले एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता ने कभी ना उड़ने वाला फ्यूज बनाया। उस निर्माता ने इसकी कीमत रखी $1.25 और इसके बाद उसने एक विज्ञापन एजेंसी से इसका प्रचार करने को कहा। विज्ञापन देने वाली एजेंसी का एग्जीक्यूटिव तत्काल बहुत उत्साहित हो गया। उसकी योजना टीवी, रेडियो और अखबारों में भारी प्रचार करने की थी। यह शानदार है, उसने कहा। हम पहले ही साल में 1 करोड़ फ्यूज बेच सकते हैं। उसके सलाहकारों ने उसे सावधान करने की बहुत कोशिश की। उसे समझाया कि फ्यूज लोकप्रिय सामानों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनकी कोई रोमांटिक अपील नहीं होती है, और लोग जब फ्यूज खरीदते हैं तो सस्ते से सस्ते फ्यूज खरीदना चाहते हैं। सलाहकारों ने यह सलाह दी, क्यों ना इसके बजाय कुछ चुनिंदा पत्रिकाओं में विज्ञापन दिया जाए और इस फ्यूज को ऊंची आमदनी वाले लोगों को बेचा जाए। परंतु उसने सलाहकारों की सलाह को अनसुना कर दिया। देश भर में तूफानी प्रचार अभियान चलाया गया और 6 हफ्तों में ही उसे बंद करना पड़ा क्योंकि इसके निराशाजनक परिणाम मिले थे। समस्या यह थी, विज्ञापन एजेंसी के एग्जीक्यूटिव ने महंगे फ्यूज को अपनी नज़र से देखा, $75,000 हर साल कमाने वाली की नज़र से। वो आम आदमी की नज़र से इस फ्यूज को नहीं देख पाया, जिसकी वार्षिक आमदनी $9,000 से $15,000 होती है। अगर उसने खुद को उसकी जगह पर रखा होता तो उसने इस सामान को आम जनता के बजाय उच्च आय वर्ग के लोगों में बेचने का लक्ष्य बनाया होता और तूफानी अभियान में इतना पैसा बर्बाद नहीं किया होता। जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाहते हैं उनके नजरियों से देखने की कला विकसित करें। नीचे दिए गए अभ्यासों से आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी। दूसरों के नजरियों से देखने का अभ्यास करें। स्थिति उसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए खुद से पूछे। अगर स्थिति एक पहला स्थिति, किसी को काम के बारे में निर्देश देना। सर्वश्रेष्ठ परिणाम, अगर मैं काम पर नया होता तो क्या इस तरह के निर्देश से मैं पूरी तरह समझ जाता कि मुझे क्या करना है। दूसरा, विज्ञापन लिखना। अगर मैं आम खरीदार होता तो इस विज्ञापन के बारे में मेरी राय क्या होती। तीसरा, टेलीफोन मैनर्स। अगर मैं सामने वाले की जगह पर होता तो टेलीफोन पर मेरी आवाज़ और मेरे मैनर्स मुझे कैसे लगते। चौथा, तोहफा। क्या यह तोहफा मुझे पसंद है या यह तोहफा सामने वाले को पसंद आएगा। अक्सर दोनों में बहुत फर्क होता है। पांचवा, जिस तरीके से मैं आदेश देता हूँ। जिस तरह के आदेश मैं देता हूँ, अगर मैं कर्मचारी होता तो क्या मैं उस तरह के आदेशों का खुशी खुशी पालन करता। छठा, बच्चों का अनुशासन। अगर मैं बच्चा होता तो उसकी उम्र, अनुभव और भावनाओं के लिहाज से इस अनुशासन के बारे में मेरी प्रतिक्रिया क्या होती। सातवां, मेरा हुलिया। अगर मेरी जगह मेरा सुपीरियर इस तरह के कपड़े पहनता तो मैं उसके बारे में क्या सोचता। आठवां, भाषण तैयार करना। श्रोताओं की पृष्ठभूमि और रुचियों को ध्यान में रखते हुए क्या मेरा यह वाक्य ठीक रहेगा। नौवां, मनोरंजन। अगर मैं अपने अतिथियों की जगह होता तो मैं किस तरह का भोजन, संगीत और मनोरंजन पसंद करता।
दूसरों के नजरियों से देखने के सिद्धांत को कैसे अमल में लाएं। पहला, सामने वाले की स्थिति का विचार करें, अपने आप को उसकी जगह रख कर देखें। याद रखें, आपकी और उसकी रुचियां, आमदनी, बुद्धि और पृष्ठभूमि में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है। अब खुद से पूछे, अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरी इस पर क्या प्रतिक्रिया होती, चाहे आप उससे कुछ भी करवाना चाहते हो। तीसरा, अगर आप सामने वाले की जगह होते तो आपसे यह काम किस तरह करवाया जा सकता था, बस उसी तरीके का इस्तेमाल करें। लीडरशिप नियम नंबर 2, सोचे इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। लीडरशिप का हर एक का तरीका अलग अलग होता है। एक तरीका तानाशाह बनने का होता है। तानाशाह सारे फैसले खुद करता है। वो किसी दूसरे से सलाह लेना पसंद नहीं करता। वो अपने अधीनस्थों की बात सुनना इसीलिए पसंद नहीं करता क्योंकि शायद उसे यह डर रहता है कि उसका अधीनस्थ सही हो और उसे बेइज्जती का सामना ना करना पड़े। तानाशाह लंबे समय तक नहीं रह पाते। कुछ समय तक तो कर्मचारी वफादारी का नाटक करते हैं, परंतु जल्दी ही असंतोष फैलाने लगता है। सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी काम छोड़कर दूसरी कंपनियों में चले जाते हैं और जो कर्मचारी बचे रहते हैं वे तानाशाह के खिलाफ मोर्चा संभाल लेते हैं। परिणाम ये होता है कि कंपनी का कामकाज प्रभावित होता है और इससे कंपनी के मालिकों की नज़र में तानाशाह की इमेज खराब होती है। लीडरशिप का दूसरा तरीका ठंडा मशीनी, मैं तो नियम की पुस्तक के हिसाब से चलता हूँ वाला तरीका है। इस शैली से काम करने वाला व्यक्ति हर काम नियम की पुस्तक के हिसाब से करता है। वो यह नहीं समझ पाता कि हर नियम या नीति या योजना केवल एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सामान्य प्रकरण के लिए बना है। यह भावी लीडर इंसानों के साथ उसी तरह से व्यवहार करता है जैसे वह इंसान नहीं मशीन हो। और किसी भी व्यक्ति को जो बात सबसे ज्यादा बुरी लगती है वो ये है कि उसके साथ मशीन की तरह व्यवहार किया जाना। ठंडा मशीन विशेषज्ञ आदर्श बॉस नहीं होता। जो मशीनें उसके नीचे काम करती है वह अपनी क्षमता का थोड़ा सा उपयोग ही कर पाती है। जो लोग लीडरशिप की बुलंदियां को छू लेते हैं वे तीसरी शैली का प्रयोग करते हैं, मानवीय बनने की शैली। कुछ साल पहले मैं जॉन एस के साथ काम करता था। जॉन एक बड़े एल्यूमिनियम निर्माता के इंजीनियरिंग डेवलपमेंट विभाग में एग्जीक्यूटिव थे। जॉन मानवीय बनने की शैली में निपुण था और उसे इससे लाभ भी हो रहे थे। दर्जनों छोटे छोटे तरीकों से जॉन यह बात लोगों तक पहुंचाता था, आप एक इंसान हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपकी जितनी भी मदद कर सकता हूं करूंगा। जब दूसरे शहर का एक व्यक्ति उसके विभाग में आया तो जॉन ने काफी परेशानी उठाकर उसके लिए अच्छा सा घर खोजा। अपनी सेक्रेटरी और 2 अन्य महिला कर्मचारियों के माध्यम से काम करते हुए उसने अपने स्टाफ के हर सदस्य के लिए ऑफिस बर्थडे पार्टीज आयोजित करने की परंपरा डाली। इस छोटे से आयोजन में जो आधे घंटे का समय बर्बाद होता था वो दरअसल बर्बादी नहीं बल्कि निवेश था, वफादारी, निष्ठा और क्षमता में निवेश। जब उसे यह पता चला कि उसके स्टाफ का एक व्यक्ति अल्पसंख्यक है तो जॉन ने उसे बुलवाया और उससे कहा कि वो ऐसे व्यवस्था कर देगा कि वो अपने धार्मिक त्योहार को मना सके, क्योंकि वैसे त्योहार पर अमूमन छुट्टियां नहीं होती है। जब कोई कर्मचारी या कर्मचारी के परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो जॉन को यह याद रहता था। जब नौकरी के बाहर उसके स्टाफ का कोई कर्मचारी उपलब्धि हासिल करता था तो जॉन उसे बधाई देने का समय निकाल लेता था। परंतु जॉन की मानवीय बनने की फिलोसॉफी का सबसे बड़ा सबूत मिला जब उसने एक कर्मचारी को डिसमिस किया। जॉन के पहले वाले बॉस ने एक कर्मचारी को नियुक्त किया था। उस कर्मचारी की इस तरह के काम में कोई रुचि नहीं थी, ना ही योग्यता थी। जॉन ने इस समस्या को बेहतरीन तरीके से सुलझाया। उसने कर्मचारी को ऑफिस में बुलाने का पारंपरिक तरीका इस्तेमाल नहीं किया, वो तरीका जिसमें पहले तो उसे बुरी खबर सुनाई जाए और खुद बाद में उसे 15 या 30 दिन का समय दिया जाए। इसके बजाय उसने 2 अस्वाभाविक
काम किए। पहली बात तो यह कि उसने कर्मचारी को समझाया कि वो यह कर्मचारी के ही हित में है कि वो यह नौकरी छोड़ दे और कोई ऐसी नौकरी ढूंढे जहां उसकी योग्यता और रुचि का बेहतर उपयोग हो सकता हो। उसने कर्मचारी के साथ बैठकर एक प्रतिष्ठित रोजगार परामर्शदाता से सलाह लेने की योजना बनाई। इसके बाद उसने ऐसा कुछ किया जो नियम की किसी पुस्तक में नहीं लिखा था। उसने दूसरी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव से संपर्क किया जहां उस कर्मचारी की योग्यताएं काम आ सकती थी। उसने इंटरव्यू का इंतजाम भी करवा दिया। 18 दिन बाद ही उस कर्मचारी को बहुत ही बढ़िया नौकरी मिल गई। डिसमिसल के इस तरीके से मुझे हैरत हुई और मैंने जॉन से पूछा कि उसने इस छोटी सी बात के लिए इतना कष्ट क्यों उठाया। जॉन का जवाब था, मैंने एक पुरानी कहावत को अपने दिमाग में बिठा लिया था, जो भी किसी व्यक्ति के नीचे काम करता है वो उसके संरक्षण में होता है। हमें पहले तो उस व्यक्ति को नौकरी पर रखना ही नहीं चाहिए था क्योंकि वो उसके लायक नहीं था, परंतु जब हमने उसे नौकरी पर रख ही लिया तो हमारा यह फर्ज बनता था कि उसके बदले हम उसे ढंग की नौकरी तो दिलवाते। जॉन ने आगे कहा, कोई भी किसी व्यक्ति को नौकरी पर रख सकता है, परंतु लीडरशिप का इम्तिहान इस बात से होता है कि आप किसी व्यक्ति को नौकरी से किस तरह हटाते हैं। इस कर्मचारी को अच्छी नौकरी दिलवाकर मैंने अपने डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति में जॉब सिक्योरिटी की भावना पैदा कर दी है। इस उदाहरण से वे यह जान गए हैं कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ वे फुटपाथ पर नहीं आएंगे। इस बारे में कोई गलतफहमी ना पाले। जॉन की मानवीय बनने की लीडरशिप के उसे बहुत अच्छे परिणाम मिले। जॉन की पीठ पीछे बुराई कभी नहीं हुई। उसे कर्मचारियों की पूरी वफादारी और सहयोग मिला। उसे अधिकतम जॉब सिक्योरिटी इसीलिए मिली क्योंकि उसने अपने अधीनस्थ को अधिकतम जॉब सिक्योरिटी दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।